नमस्कार दोस्तों। वक्फ संशोधन बिल पास हो जाने से मुसलमानों को बड़ी खुशी है। मुसलमानों ने इसका बहुत समर्थन किया है और ट्रंप के टैरिफ लगा देने से भारत को कोई नुकसान नहीं होगा, बाकी सारे दुनिया के देशों को नुकसान होगा। भारत में तो आर्थिक समृद्धि आ जाएगी और ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों को झटका दे दिया है, लेकिन भारत का टैरिफ कम कर दिया है। भारत पर टैरिफ कम करके उसने बहुत बड़ा काम कर दिया है। कांग्रेस, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और उनकी पार्टी ये सिर्फ नफरत फैलाते हैं और कुछ नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आज के दौर में जो मोदी का चरण चुंबक मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो ये बातें कह रहा है और जिस तरीके से वह प्रस्तुत करता है उसका एक ही टारगेट होता है, राहुल गांधी पर हमला करना, कांग्रेस पर हमला करना और उनकी नीतियों पर हमला करना, आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला करना। जी हां, क्योंकि यही आरएसएस का रूप है। क्योंकि आरएसएस संचालित कौन करता है? चित्पावन ब्राह्मण। और ये चित्पावन ब्राह्मण कौन है? भारतीय ब्राह्मण नहीं है, ये यहूदी है। और जो ये यहूदी है, इनका कनेक्शन कहां से है? इजराइल से, अमेरिका से, और ये डीप स्टेट चलाते हैं और जिस तरह का काम करते हैं उसके जरिए इस देश को लूट करके, इस देश की संपदाएं लूट करके उन यहूदियों तक पहुंचाने के लिए काम करते हैं। ये अडानी अंबानी जैसों के लिए काम करते हैं और उनके लिए चाहे जल हो, जमीन हो, जंगल हो, आपके घर हो, कहीं भी हो, खोद डालेंगे, कुछ भी करेंगे। यह नीति है। चलिए इसी पे बात करता हूं। बाहर रहने वाले जो पंजाबी हैं, उन पंजाबियों ने सिर्फ 1 साल के भीतर 41,000 करोड़ से अधिक रुपए भारत में भेजे। यानी भारत को इतना फायदा, उन्होंने अपने घर वालों को भेजे। यानी 41,000 करोड़ रुपए से अधिक 2023-24 में, यह आरबीआई का आंकड़ा है, वो भेजते हैं। लेकिन यहां बैठ के उनको हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी और उनका गोदी मीडिया खालिस्तानी बताने लगता है। और ये सिर्फ वो कर रहे हैं पंजाबी, इसके अलावा अतिरिक्त की बात करें तो और बहुत ज्यादा है कि उनको हम गाली देते हैं, वो इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मदद करते हैं। जो 41,000 करोड़ रुपया भारत आया, वो कहां खर्च हुआ? भारत के भीतर खर्च हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया, भारत को टैक्स दिया। उसके बाद में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो गेहूं अपने खाने के अतिरिक्त पैदा करता है, वो पंजाब पैदा करता है। जो उत्तर प्रदेश जो सबसे ज्यादा इस देश के अंदर गेहूं और धान पैदा करता है, वो अपने खाने भर का भी पूरा नहीं कर पाता है। सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन, चीनी उत्पादन भी करता है, फिर भी अपने खाने भर का नहीं कर पाता। इतनी आबादी है। तो कहीं उसको चीनी के लिए मदद कर रहा होता है महाराष्ट्र, तो गेहूं और चावल के लिए मदद कर रहा होता है पंजाब और हरियाणा। अब आप सोच लीजिए। और जब रोजगार की बारी आती है, जो अकुशल मजदूर हैं, उनको पंजाब हरियाणा के ही एग्रीकल्चरिस्ट यानी किसान उन्हें नौकरी देते हैं, काम देते हैं, यहां के रोटी खाते हैं। अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश से कर्ज में डूबे लोग काम करने गए थे बनासकाठा, और वहां कैसे पटाखा फैक्ट्री में, जिस तरह अवैध रूप से चल रही थी, उसमें विस्फोट हुआ, दर्जनों लोग मर गए। और जब 2 दर्जन मर गए तो उनमें
आधा दर्जन सिर्फ एक परिवार के थे जो अपने कर्ज को पटाने के लिए वहां काम करने गए थे। और कोई बहुत बड़ी रकम नहीं मिल रही थी, जितनी यहां मजदूरी मिलती थी उससे 100 रुपया सिर्फ ज्यादा मिलती थी। अब आप सोचिए, यह हालत है इस देश की। लेकिन साहब झूठ बोलेंगे कि भारत की अर्थव्यवस्था ये है, यहां ये है, वहां ये, सब झूठ पर टिका है। सरकार बोल रही कि भारत की अर्थव्यवस्था 4.3 ट्रिलियन की है, जबकि वास्तविकता 2.5 ट्रिलियन की आज है। हम और प्रधानमंत्री तो कुछ भी आए बाएं साएं बोलता है, इससे आप समझ सकते हैं। तो अब ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में ट्रंप ने टैरिफ लगाया, घोषणा की। उस घोषणा में उसने कहा 26% टैरिफ लगाया है हमने भारत पर। बहरहाल जो नोटिफिकेशन अगले दिन सामने आई उसमें 27% लिखा था। और उसी में नहीं, 16 ऐसे देश थे जिनका ट्रंप ने जो बोला था उससे 1% ज्यादा लिखा हुआ था। कोई बात नहीं, उन 16 कंट्रीज में जहां ज्यादा लिखा हुआ था उसी को अगले दिन फिर से करेक्ट करके वही कर दिया गया जो पहले ही दिन ट्रंप ने कहा था, जो घोषणा करते वक्त कहा था 2 अप्रैल। बात खत्म। यानी अपने उसको करेक्शन किया जो गलती से वो हुआ था। यहां भारत का मीडिया क्या कह रहा है, ट्रंप ने भारत को बड़ी राहत दे दी और ये कर दिया और वो कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया। राहत नहीं दे दी, अपनी गलती को जो ट्रंप ने घोषणा की थी उसके बजाय गलत टाइप चला गया था, उसे सही करा के उन्होंने करेक्टेड कॉपी जारी करी। जो उसने दिखाया था ट्रंप ने, पूरा चार्ट दिखाया था, उसमें भी 26 ही लिखा था। तो कोई राहत नहीं दे दी। लेकिन मीडिया है, मोदी का गुणगान करना है तो साहब मोदी की दोस्ती के कारण ये कर दिया, महान राहत दे दी। ये नहीं कह रहे हैं मोदी रोज अब की बार फिर से ट्रंप सरकार करते घूम रहे थे और उनके लिए हाउडी मोदी और जाने क्या क्या कहां करवा के और कैसे कर रहे थे। उनको जब ट्रंप को गुजरात से लेके दिल्ली तक ऐसे स्वागत हो रहा था, भगवान आ गए। और उसके बाद वो 26% टैरिफ लगा देता है, जबकि इस दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जहां 0% है और तमाम देश ऐसे हैं जहां 10% है। 25% से नीचे दुनिया के करीब 50 देश। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। तो इस देश को नफरत में ढकेलने का काम करते हैं और नफरत में ढकेलने के लिए वक्त संशोधन बिल लेके आ जाते हैं। उस बिल के जरिए अपनी कुंठा दिखाते हैं मुस्लिम समुदाय के प्रति। वक्त में बहुत संपत्तियां हैं, लेकिन जितनी वक्त में संपत्तियां हैं उससे ज्यादा इस देश के तमाम हिंदू धर्म के मंदिरों और मठों के पास संपत्तियां हैं। यदि प्रबंधन करना है तो सबका एक साथ कीजिए। लेकिन यहां क्या हो रहा है, सिर्फ टारगेट बनाना है अल्पसंख्यकों को, तो यह किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार दबाव की राजनीति या अहंकार की राजनीति कर रही है, क्योंकि नंबर गेम है, राजनीति में नंबर गेम है और संख्या बल उनके पास है, तो लेकिन जहां सहमति होनी चाहिए वहां लोग असहमत हो, लोगों के जो विचार है उससे असहमत है। लेकिन वो उसके बावजूद भी जिस प्रकार वो पास कर रहे थे, ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के वो कहीं न कहीं अल्पसंख्यक वर्ग को उनको प्रताड़ित करने का ये कृत्य है। कभी भी नहीं हुआ था। 2 बजे रात को पास होता है बिल लोकसभा में और करीब उतने ही बजे पास होता है राज्यसभा में। इतनी गहन चिंतन अगले दिन हो जाती, क्या फर्क पड़ता है, दुनिया का काम। लेकिन साहब ये होगा और मोदी जी थाईलैंड में थाई मसाज का मजा लेंगे, वहां एंजॉय करेंगे। और जिस बांग्लादेश को गाली दे रहे थे उनके कुछ लोग कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वहीं बांग्लादेश के जो इस समय सलाहकार, जो प्रधानमंत्री के पद समझ लिए संभाल रहे हैं, उनके साथ यूनुस के साथ गलबहियां डाल रहे होते हैं।
यह मोदी का चरित्र है। और जब यह चरित्र हो तो फिर तो कांग्रेस पार्टी ने और उसके साथ उनके सहयोगी दलों ने मिलकर के कड़ा मुकाबला किया, हिम्मत से लड़े। भारत के अंदर 543 सांसद होते हैं लोकसभा में। 543 में से सिर्फ 288 सांसदों का ही भाजपा को मत मिल सका। इसके वक्फ बिल के खिलाफ यानी कांग्रेस के पक्ष में 232 वोट पड़े। अब आप समझ लीजिए, यहां यदि नीतीश कुमार ने दोगलापन न किया होता, चंद्रबाबू नायडू ने न किया होता, जयंत चौधरी ने न किया होता और पासवान ने न किया होता, तो शायद यह स्थिति नहीं होती, तस्वीर अलग होती। लेकिन यह एक तरफ कहते हैं सेकुलर, दूसरी तरफ यह करते हैं। इसी तरीके से एनसीपी की भूमिका है। जो अजीत पवार की एनसीपी है उसने भी वही दोगलापन किया, जबकि उसका भी इसी तरह। अब मैं आता हूं वापस। यह बिल वहां पास हुआ, उसके बाद में ले जाया गया राज्यसभा में। राज्यसभा में भी बुजुर्ग 84 साल के वो मल्लिकार्जुन खड़गे भिड़े रहे। 78 साल की श्रीमती सोनिया गांधी पूरे दिन जुटी रही, फिर गई घर से चेंज करके, वोटिंग के समय रात को फिर 1 बजे वापस आ गई। और ये डेडिकेशन होता है, इससे पता चलता है कि कितना लोकतंत्र, संविधान देश के लिए चिंता है। और अंततः क्योंकि नंबर गेम समर्थन नहीं करते थे तो ये हो गए। संख्या बल के आधार पर लोकतंत्र के अंदर अगर आप किसी के जीने के अधिकारों के ऊपर ही चोट करोगे, राइट टू इक्वलिटी संविधान की मूल भावना है और संविधान को रौंदने का काम कर दिया, तो देश भी देख रहा है और कोर्ट हमारा जाना इसलिए भी है क्योंकि संविधान का जो कस्टोडियन है वो सुप्रीम कोर्ट है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आपने हमारे साथ करा क्या है, हमारे जीने के अधिकार को छीन लेंगे, हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को छीन लेंगे। आप नैरेटिव फैलाएंगे कि साहब हमने पसमंदा मुसलमानों के लिए, हमने महिलाओं के लिए। आप पूरे बिल में एक चीज बताइए, आपने महिलाओं के लिए क्या किया? अब ये बिल किसका था? अल्पसंख्यकों का। स्वाभाविक सी बात है, अल्पसंख्यकों की इतनी भागीदारी नहीं होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो उनके हित की बात करती है और कहती है मुसलमान बड़े खुश हैं इस बिल से, उसके पास में लोकसभा में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है। राज्यसभा में भी उसकी स्थिति बहुत बदतर है। अब आप सोचिए, जिसके पास में यह स्थिति हो और वो मुस्लिमों के हित की बात कर रही है। चलिए, हमने मान लिया कि वो मुस्लिमों के हित की बात कर रहे हैं, तो इस पर आप देख लीजिए, जेडीयू के यानी नीतीश कुमार के 8 नेताओं ने उनकी पार्टी से इसके खिलाफ इस्तीफा दे दिया है और कहा है यह सेकुलर नहीं, संघी पार्टी बन चुकी है। हम इसके जाल में गलत फंसे हुए थे। और यदि मुसलमानों के इतने ही हित कर है तो भाजपा इतनी डरी हुई है कि उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में जुमे के दिन उसने रेड अलर्ट कर दिया है, फ्लैग मार्च कर रही है पुलिस। समझ लीजिए, यानी इसका मतलब है आपको कहीं मुसलमानों का समर्थन नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं, चंद खरीदे हुए चेहरे दिखा करके आप यह बातें कर रहे हैं। एक भी चुना हुआ नुमाइंदा आपका इसके लिए समर्थन नहीं कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने फैसला कर लिया, राहुल गांधी ने कहा यह गलत है और हम इस पर अब लड़ेंगे, इसके लीगल एस्पेक्ट पे लड़ेंगे क्योंकि संविधान की मूल धारणा के खिलाफ है। तो डीएमके और कांग्रेस ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है और उसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ यह बिल लाया गया और पास किया गया है। कि ये लड़ाई संसद भवन में लड़ेंगे, जनता की अदालत में लड़ेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो फिर न्यायालय में लड़ेंगे। तो निश्चित रूप से इसमें आर्टिकल 25, 26, 15, 16 भारत के जो मूल अधिकार हैं वो छीने गए। बारी आज मुसलमानों की है।
कल सिखों की होगी, परसों जैनियों की होगी, बौद्ध की होगी, दलितों की होगी, अनुसूचित जाति की होगी, पिछड़ों की होगी। तो ये लड़ाई अभी से लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। साजिश की गई है। उधर आप देखिए साजिश कैसे करते हैं। जो ईद बकरीद की छुट्टी होती थी तो केंद्र सरकार के अधीन चंडीगढ़ प्रशासन में वो छुट्टी कैंसिल कर दी गई, अब उसे रिस्ट्रिक्टेड में डाल दिया गया। इसके अलावा गुड फ्राइडे की छुट्टी होती थी वह भी कैंसिल कर दी गई। तो जो सोच रहे थे कि ईसाई बच जाएंगे, जहां केरल में कुछ ईसाई बिशप ने समर्थन किया था इसका, वो भी अब समझ लें कि धीरे धीरे उनकी बारी है। वो भी समझ लें, सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले दो लोगों का जिक्र करूंगा। एक कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब में, वो राजा बर्णी, और दूसरी हरसिमरत कौर बादल जो शिरोमणि अकाली दल से आती। दोनों ने कहा यह तैयारी है एक एक करके अब सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पर कब्जा करने की कोशिश हो रही है। इसी तरीके से और कई गुरुद्वारों में ये कब्जा कर चुके हैं, इसका उदाहरण भी बताया हरसिमरत बादल ने। और कैसे कैसे ये साजिशें रच रहे हैं, यही इनकी मंशा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अदानी अंबानी को सब कुछ देना है और उनको देने के लिए जमीनें चाहिए और बहुत कुछ चाहिए। रियल एस्टेट में उतर चुका है अडानी बहुत अच्छे तरीके से। अहमदाबाद की बड़ी रेजिडेंसी उसकी है, उसके बाद में मुंबई में और जगह गुड़गांव में बहुत बड़ी और बहुत लग्जीरियस, यानी जहां से बड़े बड़े लोग रह सकते हैं, खरीद सकते हैं, क्योंकि 12 करोड़ से नीचे कहीं कुछ है नहीं। तो अब आप समझ लीजिए कि उनके धंधे के लिए जमीनें जो कहीं कब्जा की हुई हैं, कुछ और हैं, उन्हें कैसे करना है। इसके बाद में जो राहुल गांधी बार बार बताते आए हैं कि कैसे अडानी अंबानी को कब्जा करा दिया जाए, उसकी साजिशें होती हैं। तो उसके लिए अब अंडमान निकोबार के जो समुद्र है, उस समुद्र के अंदर डीप समुद्र में, उसमें भी खनन करने का अधिकार उन्हें दे दिया गया। आपको याद होगा जंगलात पूरे काट डाले गए और हंसदेव का जंगल काट करके छत्तीसगढ़ में वो भी दे दिया गया। झारखंड में जब इनकी सरकार थी तो वहां दे दिया गया। इसी तरीके से गुजरात में और सब जगह यह काम इनको कराया जा रहा है। तो जल, जमीन, जंगल, आसमान सब इन्हें दे देंगे। ड्रोन का भी काम इन्हीं के पास। तो अब आप समझ लीजिए, और रक्षा हो, चाहे राइफलें बनानी हो, चाहे और कुछ हो, बनाते कुछ नहीं, लेकिन सब इनको दिया जाएगा। रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इन्हें दिए जाएंगे। तो आप खेल को अब समझ चुके होंगे कि ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है कि जिससे दुनिया के तमाम देशों ने अमेरिका को लताड़ा है टैरिफ पर। तमाम ने उनके ऊपर उल्टा टैरिफ लगा दिया है, तमाम ने मोर्चा खोल दिया है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री घुग्घू बन के चुपचाप बैठा हुआ है। बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है, कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही है। इतना डरपोक प्रधानमंत्री क्यों? क्योंकि वो अडानी अंबानी जैसों का नौकर और साहेब का धंधा न प्रभावित हो जाए, इसलिए बोलने की हिम्मत नहीं। देश जाए भारत, यह इनकी जय।